नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 जिसमें एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन हैं आपके वो 30 के 30 किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से उसको बताया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली बातें उसमें बताई हुई हैं। उनको जा करके अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा पहले, तो उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। फिलहाल आपको एक बात बता दें कि आपके लिए कुछ खास सीक्रेट मैसेज को अगर मुझे सेंड करना हो आपके तक और तुरंत पहुंचे आपके तक, उसके लिए मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हुआ है और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है। आप उन दोनों चैनल्स के लिंक यहाँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहां से क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर मुझे इंस्टेंटली किसी क्वेश्चन को सेंड करना हुआ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हुई तो मैं आपको उसी पर पोस्ट कर दूंगा, इंस्टेंटली आप उसको विजिट करके देख पाएंगे। राइट, तो यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको वहां पे जरूर जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं, हम यहाँ बात करेंगे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 है हिंदी का, इसके निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपठित बोध का यानी कि अनसीन पैसेज का आएगा, तो पैसेज को आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा आप पॉज करके पढ़ते रहिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ लेकर के चलता हूँ। राइट, और आप इसको देखते रहिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ करके आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, आशा से भरकर जीवन को देखा तो निराशा और नकारात्मकता दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। राइट, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तो देखिए, नकारात्मकता और निराशा जीवन को स्पष्ट गतिशील मार्ग बदलने की कुंजी क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, धैर्य, विश्वास और आशा। क्या आंसर लगाएंगे, धैर्य, विश्वास और आशा। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। राइट, तो धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में अब आगे इसको पढ़िए। देखिए, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल को दे। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज नहीं हुआ तो वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हों। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। राइट, और कहता है कि घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था, या यहाँ आशा लिखना चाहिए था, विश्वास और आशा स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा और विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों दूसरा वाला, कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, तो बच्चों इसका सही आंसर है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कौन कौन, धैर्य और विश्वास। बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए बच्चों, तो उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से हमको देखना चाहिए। कैसा देखना चाहिए, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जगाने के लिए किया गया है। राइट, तो जो कांटों के बीच जो फूल है, राइट, कांटों के बीच जो फूल हैं, फूलों का पालना, यानी कि जो कांटों के बीच फूल पलते हैं, इसकी उपमा दी गई है जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो ये जो शीर्षक है, आशा, विश्वास, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में ही लिखा गया है। तो इसका सही हम लोग क्या लिख सकते हैं, सकारात्मकता का मार्ग। राइट, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता का मार्ग ये जो हमारा है, ये आपका इसका सबसे सही और सटीक जो है आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए,
अब यहाँ पे जैसे ऊपर गद्य दिया था, अब यहाँ पद दिया गया है, इस पद को पढ़ लेना है और फिर इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देना है। देखिए मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके साथ में। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो और चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो और पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, और चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, और योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। यानी कि यहाँ पर एक पोएम दी गई है, ये एक प्रकार से वीरता से संबंधित है। विजयी जीवन को किस तरह से जीवन को एक तरीके में जीना चाहिए उसको जो है प्रेरित करने की, इसमें प्रेरित करने को दिखाया गया है। तो यही क्वेश्चन कहता है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा हो। देखिए यहाँ पे कहता है वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो चट्टानों की छाती दूध है जो, देखिए तो योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, तो योगियों के नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। राइट, तो कैसा जीवन होना चाहिए? योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। पद्यांश में किसे सोम कहा गया? सोम का मतलब एक पेय पदार्थ होता है। राइट, ये तो यहाँ पर पेय पदार्थ, तो यहाँ पे चट्टान नहीं होगी, वैराग्य भी नहीं होगा, योगी भी नहीं होगा, तो धार से जो है इसका संबंध कहीं ना कहीं जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? यानी कि योगियों की तरह नहीं, क्या कहता है इसमें कि समृद्धि और सफलता के लिए जो प्रेरित करने वाला जो संदेश है वो चीज दे रहा है। तो समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला जो संदेश है ये इससे आपको मैसेज दे रहा है। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? तो बच्चों विजयी जीवन को सराहा गया है। लास्ट लाइन देखिए। इस कविता का मूल स्वर यानी मूल भाव क्या है ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ एक आह्वान किया जा रहा है, किससे? लोगों से। राइट, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? आह्वान। आगे बढ़ते हैं। अब व्याकरण के क्वेश्चन है, अगला सेक्शन है। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है, इसी तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, अकर्मक और सकर्मक क्रिया मैंने बताया था। तो जब भी आपको मैंने कहा था कि कर्ता, कर्ता और उसके बाद क्रिया, क्रिया से जब भी हम क्या, किसे या किससे, किससे, ये क्वेश्चन मार्क करके जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं और हमको एक सही आंसर मिल जाए, सही आंसर मिल जाए, सटीक आंसर मिले, तो वो क्रिया सकर्मक कहलाएगी। अगर सही आंसर नहीं मिलता है, थोड़ा मिसमैच महसूस होता है या आंसर मिलता ही नहीं है, तो वो अकर्मक कहेंगे। तो इसमें पूछता है कौन अकर्मक है? जैसे सोनम, यहाँ पे क्या हो गई? कर्ता हो गई, गाना हो गया, इसका क्या हो गया? इसकी क्रिया हो गई। तो अब कहेंगे कि सोनम गाना गाती है, सेंटेंस हो गया। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे सोनम क्या गाती है। राइट, किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? उसकी क्रिया से, सोनम क्या गाती है। तो आंसर निकल करके आता है आपको कि गाना, सही आंसर निकल रहा है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए अमन किताब पढ़ता है, तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो गई, अमन कर्ता हो गया। तो अमन क्या पढ़ता है? तो सही आंसर निकल के आता है किताब, ये सकर्मक हो गई। आई होप कि बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आप ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। मोहन सो रहा है, तो यहाँ पे रहना जो है आपका क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और मोहन कर्ता, तो मोहन क्या रहा है? तो आंसर क्लियर नहीं मिलता है, मिसमैच है। इसका मतलब सही आंसर ये हो जाएगा सेंटेंस, इसमें जो है अकर्मक क्रिया यूज हुई है। लता चाय पी रही है, तो लता क्या पी रही है? तो आंसर में निकल के आएगा चाय पी रही है। तो ये भी सकर्मक का उदाहरण हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऐसे ही देखिए, बच्चा रोना हो गया, यहाँ पे आपका क्रिया बच्चा, बच्चा क्या रोता है? तो आंसर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है? बिल्कुल सही आंसर नहीं है, अकर्मक क्रिया। रीता खाना खाती है, तो खाना जो है, खाना का मतलब खाती है, खाने, खाना हो गया आपका वर्ब, और यहाँ पे रीता हो गई सब्जेक्ट। तो अब रीता क्या खाती है? तो आंसर निकल के आएगा खाना, एकदम सटीक आंसर मिलता है। तो इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है, सी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जलद। जलद का अनेकार्थी शब्द, अर्थात इसका अनेकार्थी यानी कि एक प्रकार से समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो जलद का पर्यायवाची शब्द, इसी को पर्यायवाची भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा बादल। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथासंभव, यथासंभव का मतलब जितना संभव हो सके,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यथा। यथा क्या है, आपका अव्यय है, तो इसमें कैसा समास है, अव्ययी भाव समास होगा। अब आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। तो यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है कौन, नीला। नीला क्या है, कमल की विशेषता, ब्लू, ये विशेषता बता रहा है। और जहां पर भी जैसे समास का जब विग्रह किया गया, ये क्या है, समास का विग्रह किया गया है। तो समास का विग्रह करने पर जब भी आपको कुछ ऐसा मिले कि उसका पद जो है एक विशेषण हो, राइट, तो वैसा जो समास होता है वो हमारा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है। कुछ मैं और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे नीलांबर, पीतांबर, राइट, महात्मा, ये सब जो है किसके उदाहरण है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। 17, जब वर्षा होती है तब कह रहा है, मोर नाचने लगते हैं, दो शब्दों को जोड़ रहा है। अगर शब्द में और या फिर या आता है या अथवा आता है, राइट, तो इसको तब ये हमारा क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य। तब ये बनेगा संयुक्त वाक्य लगाना। उसके अलावे हम लगाएंगे क्या, मिश्र वाक्य, पिछले वाले में भी बताया था। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखा रहता होता कि मोर नाचने लगते हैं या फिर राम स्कूल जाता है, तो वो जाता सरल वाक्य, राइट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य किसमें होता है, जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, उसको कर्तवाच्य। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसको कर्मवाच्य। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तो भाववाच्य। तो कर्म की प्रधानता है तो क्या आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बालक चांद, तो यहाँ पे क्या होगा, की ओर देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, करेक्ट सेंटेंस करना है। 20 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं बच्चों, जैसे आपका अथवा हो गया, या हो गया, किंतु, परंतु, और, व, बल्कि, एवं, लेकिन, तथा, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, इनको याद रखना। तो यहाँ पे अथवा है, ये आपका सही हो जाएगा, ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, देखिए पाठ्य पुस्तक का पद्यांश दिया हुआ है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जला माह तेल गागरी बूंद न ताकव लागी। और प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो सूरदास का नाम आया, जाहिर सी बात है, ये जो पोएम ली गई है, कविता है, यह पद्य है, ये जो है आपके सूरदास जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है। तो इस पद के रचयिता क्वेश्चन नंबर 21 तो साफ साफ दिख रहा है, तो कौन होंगे, सूरदास, इसका आंसर एक मिल ही गया। आगे पूछ रहा है गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी, तो सबको पता होगा कि भैया कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अगला क्वेश्चन है, पुरैन पात का क्या मतलब है। अभी मैंने बताया आपको कि कमल का पत्ता होता है जो पानी के भीतर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो उद्धव के बारे में कहती हैं कि भैया जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी उसको टच नहीं करता या पानी से छूता नहीं है और हमेशा उसके साथ रहता, और जो तेल वाली गगरी रहती है, राइट, उसमें तेल तो रहता है लेकिन तेल गगरी में टच नहीं होता। उसी हिसाब से जो है आप भी जो है कृष्ण जी के पास रह करके उनके प्रेम का असर आप पे जरा सा भी नहीं पड़ा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की हुई है, सही आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, अब गद्य को पढ़ देना है और उससे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी सुबह और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे भैया, तो उस दिन बेटा मरा था, उस दिन वो बालक संगीत साधना कर रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत साधना, यानी कि गाना गा रहे थे या गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था, तो बच्चों बोदा था और सुस्त था, सुस्त और बोदा था, सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी बहुत ही तेज हैं और आंसर अच्छे से कर रहे होंगे। भगत जी की पतोहू कैसी थी बच्चों, तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी ऐसी भगत जी की पतोहू। बोदा का मतलब क्या होता है, बोदा का मतलब बच्चों होता है मंद बुद्धि।
बुद्धि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो माता के आंचल में सांप से डर करके भोलानाथ ने शरण ली। अब आपको बताना है 30 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो जल्दी से बताओ, सना सना हाथ जोड़ी, इस पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स से कमेंट भर जाना चाहिए, सही सटीक आंसर आना चाहिए। राइट डियर, अगले वीडियो को अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जितना कहा है आपको उतने काम करते रहिए। 100% आप जो है बेहतर नंबर करेंगे और इवन टॉप भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।